सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया क्योंकि बड़ी खबर आ रही थी भारत म्यांमार बॉर्डर से, तो मुझे लगा कि आपके साथ मैं जल्द से जल्द बातचीत करूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और आपके बहाने कम से कम लोग मुझे भी देख लेते हैं। तो इसी मुद्दे पर मैंने बातचीत करनी थी क्योंकि खबर आई कि भारतीय सेना ने स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है म्यांमार के अंदर, जहां पर उल्फा आई और एनएससीएन के कई कैंप जो है उन्हें तबाह कर दिया गया है, जिसके लिए बकायदा ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। 100 से ज्यादा ड्रोन्स भारतीय सेना की तरफ से लॉन्च किए गए और एनएससीएन के और उल्फा आई के कैंपों को तबाह किया गया है। और कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 15, तो कहीं 40 किलोमीटर अंदर घुसकर जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पर अलग अलग जो ट्रेनिंग कैंप थे दोनों मिलिटेंट संगठनों के। और इसमें जो जानकारी है कि म्यांमार की जो आर्मी है उसको भी भरोसे में लेकर जो है पूरी ये कार्रवाई की गई है। अब मैं आपसे समझना चाह रहा था सर कि उल्फा आई एनएससीएन के, क्योंकि हम तो ये मान रहे थे कि ये खत्म हो चुके हैं, क्या वाकई में इनकी मौजूदगी अभी भी म्यांमार के अंदर है और ये कितनी बड़ी चुनौती बनते अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो? मेजर शाह सर। राजेश जी, बिल्कुल मैं आपको ले जाता हूँ आज से करीब 22-23 साल पहले 2003 जी में जब मैं कमीशन हुआ था एज ऑफिसर, जब मैं लेफ्टिनेंट साहब था। उस टाइम पे भी हिंदुस्तान ने रॉयल भूटान आर्मी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और जो भी अंडरग्राउंड कैंप्स थे ईस्ट में, वहां पर जाकर उनके ऊपर 2016 में हमने उरी हमले के बाद हमने सुना सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में सुना जी 2019 में जो हुई थी फरवरी में। उसके बाद देखिए ये होता रहा है इतिहास में, पहली बार भी उसको उस टाइम पे इसको कहते थे ट्रांस बॉर्डर रेड। जब जी मेरे फादर साहब जब वो 71 की लड़ाई लड़े थे पाकिस्तान से, उन्होंने बताया थे उनके टाइम पे भी होती थी ट्रांस बॉर्डर रेड। और सन 2003 में जब मैं कमिश्नर हुआ था उसको कहते थे बैट एक्शन, बॉर्डर एक्शन टीम, ऐसा आपने भी सुना होगा। उसके बिल्कुल बाद फिर बाद में जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया गया 2016 में उरी हमले के बाद, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। और म्यांमार में पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। मेरे खुद के दोस्त स्पेशल फोर्सेस से वहां पर जाके इन्होंने गया था, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके आए थे वहां पे। और हालांकि अभी कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, मैं पढ़ा नहीं है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या कहीं से भी, खबरों में पढ़ा है। और जो मैं जानकारी हासिल कर चुका हूं वो ये जानकारी है कि एनएससीएन के खाफलांग, देखिए एनएससीएन के दो भाग हैं, एनएससीएन खाफलांग और एनएससीएन आईसैक मोइवा आईएम। ओके तो एनएससीएन के खाफलांग कैंप के ऊपर ये अटैक हुआ। और जो अल्फा वन है, जी अल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो उनके ऊपर भी, जहां पर इनके लीडर काफी कोई सीनियर लीडर भी हैं, जैसे कि इनके ब्रिगेडियर, इनके पास भी रैंक होती हैं, जैसे कि ओके ब्रिगेडियर रैंक के या कर्नल रैंक के, इसमें भी इनके सीनियर लीडर मारे गए हैं इसके अंदर, जहां तक मैं समझ पाया हूँ उसके बारे में राजेश जी। जी क्योंकि जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कोई इनका उल्फा आई का टॉप कमांडर है नियन मैथी, अलाइस नियन असोम, ये भी मारा जा चुका है और माना जा रहा है कि ये प्रेश बरुआ के बाद सबसे खास लीडर था उल्फा आई का। और क्या जो पॉइंट मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि क्या वाकई में म्यांमार के अंदर एक बार फिर से ये जो ट्रेनिंग कैंप हैं ये शुरू हो चुके हैं? क्या फिर से आईएसआई और दूसरे जो संगठन हैं, चाहे वो चाइना का नाम दें, वो इनको फिर से फंडिंग कर रहे हैं सब? देखिए म्यांमार का हाल का माहौल अभी काफी बिगड़ा हुआ है। जी मिलिट्री जनता वहां पर आई, वहां पे मिलिट्री कू हुआ, कई सारे मिलिट्री कू हो चुके हैं म्यांमार के अंदर। वहां पे अलग अलग अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं, अलग अलग फैक्शंस हैं, वहां पर तनाव बना हुआ है। और कई सारे ओके वीडियो म्यांमार के हैं, वीडियो सर्कुलेट होकर हिंदुस्तान आए, तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों ने बोल स्प्रेड करने लगे कि मणिपुर का है, यहाँ का है, वहां का है, लेकिन है वो म्यांमार के बेसिकली। कई सारे ओके वीडियोस निकल कर आए हैं सामने। तो
और म्यांमार में जैसे कि अभी भूकंप भी आया था जहाँ पे थाईलैंड, म्यांमार के अंदर, तो वहाँ का माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। जी, और जो अंडरग्राउंड कैंप्स हैं वहाँ पर, उनके ऊपर लगाम होना चाहिए बिल्कुल, एकदम रोक-टोक होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत कई सारे अंडरग्राउंड कैंप्स वहाँ पर बसे हुए हैं इंसर्जेंट्स के। तो जी, बल्कि म्यांमार आर्मी के साथ हमने जॉइंट ऑपरेशन किया, और हमने जब सुबह उठे तो खबर में आया कि ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हुई है म्यांमार के अंदर, ये वो। हालाँकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई ऑफ़िशियल बयान इसका पढ़ नहीं पाया कहीं पे भी कि ओके। कोई लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड जो एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है उल्फा आई की तरफ से जो है वो उनकी तरफ से एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई है। आज की ही डेट इसमें पड़ी हुई है 13/7/2025 की। उसमें उन्होंने कबूल किया है कि ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम जो हैं उल्फा आई के दोनों टॉप कमांडर जो हैं वो इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। यहाँ पर तो ये भी मेंशन किया जा रहा है कि भारत की तरफ से कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। तो इन दावों में कितना दम सर? जी, ये जो सुनने में आया है कि बिल्कुल ये ड्रोन्स, अनमैन्ड जी, एरियल व्हीकल ड्रोन स्ट्राइक्स, मतलब 100 के करीब, 100 से ऊपर बल्कि हमने वहाँ भेजी होंगी। और ड्रोन जो है बहुत ही घातक हथियार हो गया है टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए। आप देखिए, अर्मेनिया और अज़रबैजान के जंग के दौरान एक पूरी टैंक ब्रिगेड जी, को उड़ा दिया था ड्रोन से। जी, 2 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनको इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने ड्रोन से ही खत्म किया। ड्रोन इतना घातक हथियार है कि आप कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनमैन्ड, कोई जान को खतरा नहीं होता, कहीं पे कोई पायलट या कोई ह्यूमन बीइंग इसको मैन नहीं कर रहा होता है, अनमैन्ड होता है। और ये इतना सटीक, इतना प्रिसाइज निशाना बनता है कि किसी के घर के अंदर किस कमरे में है जी। निशाना आपको जहाँ बनाना है, वहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है। तो हमने जब ये ड्रोन का इस्तेमाल करा, ड्रोन स्ट्राइक्स करी, तो बिल्कुल हमने काफ़ी भारी मात्रा में हमने सटीक तरीके से उनका नुकसान जी, पहुँचाया है। जी हाँ, कोई मिसाइल एग्री। का मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई सुन पाया हूँ कोई मिसाइल का इस्तेमाल ये हुआ हो। दावा जो है ये जो उल्फा आई की तरफ से एक जो लेटर हेड जारी किया गया है और उसमें जानकारी आई है। लेकिन एक जानकारी और आ रही है कि हॉइल बस्ती और 779 कैंप ये है बख्ताम बस्ती में यहाँ पर भी भारतीय सेना की तरफ से निशाना बनाया गया। यानी कि क्या ये छोटे छोटे लोकेशंस में डिस्टेंस पर अपना ट्रेनिंग अभियान चला रहे थे, यानी कि 8 से 10 बंदे यहाँ पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक और ट्रेनिंग कैंप और मूविंग ट्रेनिंग कैंप इन लोगों ने बना रखे थे ताकि भारतीय सेना को शक ना हो। क्या उस हिसाब से एनएससीएन के और उल्फा आई ऑपरेट कर रहे हैं सर इस वक्त बॉर्डर के उस पार लगातार मूविंग कैंप्स? जी, देखिए एक जगह पे आपको स्टिल नहीं रहना है, आपने मूव देखिए करते रहना है, ट्रेनिंग करना है, मूव करना है। जी, मेजर शाह सर इंटरनेट आवाज आ चला रही है गया सर? मेरा। जी जी, नहीं जी, आ जी, रही है, आवाज़ आ आपकी रही है? आवाज आ रही माफ़ है। कीजिएगा, मेरा इंटरनेट चला। नहीं जी, नहीं, जी। अब बस मेरा माफ़ कीजिएगा, मेरा एक ही इंटरनेट सवाल थोड़ा। था कि क्या म्यांमार में जो मिलिटेंट कैंप्स हैं, चाहे वो उल्फा आई के हों या एनएससीएन के एम के हों, जिसके भी हों, वो लगातार अपने कैंप्स को क्या मूव कर रहे हैं? क्योंकि पहले जब आपका वक्त था या हमारा दौर था तो हम एक पर्टिकुलर जगह पे जो है उनके कैंप्स होते थे और बकायदा एक वो एक यूनिट, आर्मी यूनिट की तरह अपने कैंप्स बना के रखते थे। क्या एक बदलाव, चेंजेस आया है रणनीति में? जी, म्यांमार में है ट्रेनिंग कैंप्स। मेरा बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मेरा एक इंटरव्यू है। मैंने इंटरव्यू जी, दिया था एक अंडरग्राउंड का, एक बहुत सेक्रेटरी, बहुत टॉप नॉच, हाई एचेलियन, उनका बहुत ही सीनियर आदमी का मैं इंटरव्यू जी, लिया था, जो अब रिटायर हो गए हैं। जी। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ महीने वो म्यांमार के अंदर रहकर आए, ट्रेनिंग वहाँ पर हुई। वो एनएससीएन का आदमी है वो। ओके, और कैसे बॉर्डर क्रॉस करा, और कैसे उनको बताया गया था, उनको सिखाया गया था कि इंडियन आर्मी और असम राइफल उनके दुश्मन हैं, उनको मारना चाहिए। ये इस टाइप से उन्होंने बताया इंटरव्यू में। अब तो ओवरग्राउंड आ गया है, अब काफ़ी क्लीन सुधर गया है वो बिल्कुल।
तो अगर कोई देख ले तो मेरा इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पे मेरे दिख जाएगा। तो ओके। उन्होंने तो म्यांमार के अंदर ये कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कईयों की वहां पर होती है, उसके बाद फिर हिंदुस्तान आते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमको करना, हम मजबूर हो गए सर्जिकल स्ट्राइक किसी फॉरेन राष्ट्र में जाकर करने की। और हमें योगदान सपोर्ट मिला, सुना सुनने में आया है म्यांमार की सरकार से, उनकी आर्मी से। जी। जी। बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये पूरा ऑपरेशन स्पेशल फोर्सेस की तरफ से किया गया है या असम राइफल की भी एक भूमिका हम यहाँ पर देख सकते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं असम राइफल जो है लीड फ्रॉम दी फ्रंट करती है नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, अगर आप मेरे को व्यक्तिगत पे निजी तौर से पूछेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि देखिए, हाँ, हालांकि स्पेशल फोर्सेस हमेशा ऑपरेट करती है बियॉन्ड एनिमी लाइन, हमेशा नहीं, कई बार। और असम राइफल्स की भूमिका रहती है बिल्कुल हमेशा, क्योंकि असम राइफल्स वो जो है वो सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट उनको जी। कहलाती हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, राइफल्स का नाम सामने आता है हमेशा। तो ये जो असम राइफल्स है पैरामिलिट्री है, जी। और स्ट्राइक की थी आर्मी ने, सर्जिकल स्ट्राइक। तो असम राइफल्स हमेशा रिजर्व में बैकअप के लिए हमेशा तैयार रहती है, और लेड बाय आर्मी ऑफिसर। जो आर्मी ऑफिसर डेप्यूटेशन पे जाते हैं, तो फिर जैसे कि मुझ जैसे, मैं आर्मी ऑफिसर था लेकिन मैंने एक कंपनी कमांड करी असम राइफल्स की। जी। तो बिल्कुल मैं देखता हूँ इसमें असम राइफल्स की भी बहुत ही इंटेलिजेंस पर्पस पे इंफॉर्मेशन देने के कई सारे असम राइफल्स की तो भूमिका रहती ही रहती है, जब हम कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि अगर आपने म्यांमार में नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस करने हैं तो कहीं ना कहीं असम राइफल का सहयोग आपको लेना है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी तक ऑफिशियल तौर पर आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो उल्फ आई है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट बाकायदा जरूर जारी किया गया है कि भारत की सेना की तरफ से जो है उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक की गई है, जिसमें उनके कई लीडर्स मारे गए हैं और कई घायल हैं। एनएससीएन के को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इंतजार करेंगे कि भारत की सेना क्या कुछ कहती है, असम राइफल क्या कुछ कहता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah.